हेलो, गुड मॉर्निंग सपना। वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग मैम। बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया। आपने दिस ईयर कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स दिए थे? मैम, एक पीजीआई का दिया था, एक जीएमसीएच और एक पीपीएमईटी। ठीक है। आप वैसे कहाँ से हो, किस साइड को बिलोंग करते हो? पंजाब से कपूरथला। ठीक है ठीक है। आपने ट्वेल्थ अपनी कब करी थी और किस बोर्ड से? पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से करी थी। मैंने 2019 में करी थी। ठीक है, तो फिर आपके पास ये इस पीरियड जो था 19 से अभी 23 तक का, इसमें कुछ और कर रहे थे या कुछ, मतलब क्या रीजन था? कुछ किसी चीज पे काम कर रही थी, वो वर्कआउट नहीं हुई तो फिर इस तरफ आ गई। ठीक है ठीक है। मतलब इस गैप में आप पढ़ाई के साथ लिंक्ड थे या नहीं, मतलब मैं मेन ये पूछ रही थी। थी, लिंक थी, पढ़ाई के साथ ही लिंक थी मैं। ठीक है ठीक है। ओके, तो अभी फिर आपने जब इतने गैप के बाद इतने सारे एंट्रेंसेस दिए, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहा मैनेज करना दोबारा से? प्लस वन टू तो क्योंकि भूल चुकी होगी, उसको दोबारा गो थ्रू होना। मतलब थोड़ा सा था, बट जब कोचिंग दी थी तो ठीक था, मैनेज करने में इजी रहा कोचिंग के साथ। तो टेस्ट वगैरह होते थे तो वो इतना ज्यादा फील नहीं हुआ, क्योंकि गाइडेंस थी आपकी और सर की, तो गाइडेंस थी तो इसलिए इतना ज्यादा फील नहीं हुआ, इतना प्रेशर नहीं पड़ा। ठीक है ठीक है। आपका कितना कितना स्कोर रहा ये सारे एग्जाम्स में? पीजीआई में 87.3 परसेंटाइल था, और इधर पीपीएमईटी में 38 रैंक बना है मेरा, और जीएमसीएच में 77 मार्क्स है। बाकी आज लिस्ट आएगी तो रैंक तब पता चलेगा। ठीक है, जीएमसीएच में कितना रैंक है? रैंक नहीं मैम, उन्होंने अभी बताया ना। वैसे 77 मार्क्स है मेरे। बाकी आज लिस्ट आएगी तो उस पे पता चलेगा। ठीक है, और पीपीएमटी में परसेंटाइल कितना है? 99.87। ओके ओके। तो अभी आपको जो कॉलेज है वो कौन सा अलॉट हुआ है? गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पटियाला। ठीक है, राजेंद्रा पटियाला आपको अलॉट हो चुका है। तो ठीक है, तो यस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफी अच्छा कॉलेज है। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जीएमसीएच के बारे में बताइए। जो ये जीसीटी एग्जाम है, ये आपके अकॉर्डिंग किस तरह का एग्जाम है, किस लेवल का है मतलब? एग्जाम जैसे ऑल इंडिया लेवल में होता है ये, स्टेट का तो नहीं है। तो बाकी स्टेट्स के बच्चे भी होते हैं, चंडीगढ़ के ज्यादा होते हैं, बट बाकी स्टेट्स के सीट्स 8 है तो बाकी स्टेट के बच्चे भी करते हैं अप्लाई, बट कम होते हैं बिकॉज चंडीगढ़ के ज्यादा होते हैं। अगर लेवल की बात करें तो पीपीएमईटी से तो डेफिनेटली ज्यादा, इससे इसका लेवल हाई है पीपीएमईटी से। बट एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, इतना कोई टफ भी नहीं है। ओके। आपने नीट भी दिया था दिस ईयर? नीट दिया था मैंने। नीट और जीसीटी कितने सेम या डिफरेंट है? नहीं, नीट भी एनसीईआरटी बेस्ड होता है, बट लेवल जो है नीट से कम है जीसीईटी का, बट पीपीएमईटी से ज्यादा है। ठीक है ठीक है। दोनों में प्लस जी है, जी हाँ जी। जीसीईटी है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। जीसीटी जो है इसमें प्लस वन प्लस टू किसका आता है या दोनों का ही आता है? ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। हमें भी लगा था कि शायद प्लस टू का होगा, शायद उन्होंने प्रोस्पेक्टस में ऐसा मेंशन कर रखा था, बट प्लस वन का भी था। कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं थी कि 50-50 था या 70-30 था। मतलब जो प्लस वन प्लस टू दोनों करके गया तो वह हो जाएगा इजीली। मतलब एक बार करके जाना पड़ेगा, दोनों बराबर ही रखो, क्योंकि कोई पता नहीं कैसे प्रोपोर्शन में डाल दे। ठीक है ठीक है। और जीसीटी पीपीएमटी से कितना वेरी करता है? मेरी सिर्फ मतलब पीपीएमईटी का लेवल थोड़ा, मतलब उससे इजी आता है। पीपीएमईटी पीपीएमईटी थोड़ा इजी रह जाता है फिर भी। जीसीईटी ऐसा होता है ना कि थोड़ा ऑल इंडिया लेवल हो जाता है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट ज्यादा, कंसेप्ट बेस्ड ज्यादा होता है, कंसेप्चुअल ज्यादा होता है। ठीक है। जो ये जीसीटी एग्जाम में, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं या न्यूमेरिकल, फिजिक्स केमिस्ट्री में? चीज जो थी वो टोटली एनसीईआरटी थी। ठीक है। जो केमिस्ट्री थी वो भी एनसीईआरटी ही थी। आई थिंक न्यूमेरिकल्स इस बार कम थे केमिस्ट्री में। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स ही थे, मतलब आई थिंक 2-3 क्वेश्चन थ्योरेटिकल होंगे। न्यूमेरिकल्स ही थे, बट कोई न्यूमेरिकल ऐसे थे कि फॉर्मूला बेस्ड थे या फिर कॉन्सेप्ट था। कोई ज्यादा ऐसा नहीं था कि नीट के लेवल का नहीं था, कि ज्यादा टफ नहीं था। मतलब ठीक था, अगर तुम करके गए हो तो हो जाएगा। ठीक है।
जीसीटी में आपको टफ सब्जेक्ट और इजी सब्जेक्ट कौन कौन से लगे? जो मतलब टफ और इजी तो पेपर के बाद ही पता चलता है, पर मुझे जो लगा कि जो बेटर करना चाहिए था वो ये था कि अ, हम लोग ये सोचते हैं कि बायोलॉजी को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं हम्म। कि बायोलॉजी में ठीक है +2 कर लो, +2 पास है, अभी अभी +2 ही है तो +2 पे ज्यादा ध्यान देते हैं। +1 की बायोलॉजी भी इम्पोर्टेंट उतनी ही है जितनी +2 की है। इवन मैंने भी +2 पे ज्यादा जोर दिया था कि +1 ठीक है कोई बात नहीं हो जाएगा ठीक है, पर नहीं +1 की भी पढ़ो। और केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल होती है, फिजिक्स मेडिकल स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ नहीं, नहीं हो पाएगी, बट इतना ज्यादा नहीं आता, अगर तुम्हारा मतलब फॉर्मूला रिवाइज अच्छे से करो तो हो जाएगा, ठीक है। इतना नहीं है। अब आप कोई टिप्स दे सकते हैं स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो प्रिपेयर कर रही हैं जीसीटी के लिए या जो जीसीटी क्लियर करना चाहते हैं आपकी तरह? मतलब पहला अपना गोल ये रखो कि आप एनसीईआरटी करो अच्छे से, क्योंकि अगर कोई एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन आता है तो वो सबको ही नहीं आता होगा, क्योंकि सब एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले अपनी एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से कर लो, क्योंकि अगर 2-3 क्वेश्चन बाहर से आ भी गए तो वो सबके लिए बराबर ही होंगे। अगर तुम्हें एनसीईआरटी ही नहीं आती तो तुम फिर बाकी से पीछे रह जाओगे। एनसीईआरटी अच्छे से करो, 1 by 1 लाइन। और जो अगर टाइम बचे तो फिर देख लो बाहर का इधर उधर, हो जाएगा इजीली। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए जीसीटी में? आपको याद है जीसीटी में कितने सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आए थे, कितना टाइम वगैरह दिया गया था? 2 आवर्स थे, 2 आवर्स थे और 100 क्वेश्चन थे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगा इसमें, इंग्लिश या जीके या नर्सिंग एप्टीट्यूड कुछ भी नहीं है। ठीक है। बायो के बस कितने क्वेश्चन? बायो के अभी मेरे को अच्छे से याद नहीं है, आई थिंक नियरली 50 थे शायद, मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि 50 टाइम तो हो गया। बायो के थे, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, आई गेस यही पैटर्न था। हम्म। फिजिक्स केमिस्ट्री का तो मेंशन भी किया हुआ था। वही, बायो की वेटेज ज्यादा है, बायो को हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोगों ने पढ़ लिया है हो जाएगा, पर बायो को उतना भाव देना पड़ेगा, करना पड़ेगा बायो को। जी जी, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं बायो को, वो नहीं करना चाहिए। एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर पे ना, अभी मेरे 77 मार्क्स है तो उस पर भी 4 बच्चे हैं, हम्म। ऐसा है यहाँ पे जीसीईटी में। तो कंपटीशन है। इसलिए कंपटीशन है, क्योंकि आर्ट स्टेट है, अदर अदर स्टेट्स के लिए अगर यूटी में हो तो फिर तो चलो कोई बात नहीं ठीक है हो जाएगा, पर हम्म। नॉन यूटी के लिए थोड़ा टफ है। ये जो 50 मार्क्स है वो अपने फिक्स कर लो कि ये मेरे को चाहिए चाहिए। फिर उसके बाद केमिस्ट्री को देखना चाहिए, बिकॉज केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का थोड़ा हाई वेटेज था, मतलब ठीक था, नॉर्मल था। और जो न्यूमेरिकल अगर मेरे दिमाग में अब नहीं है, अगर कोई आया था तो बिल्कुल सिंपल था, केमिस्ट्री सिंपल थी। और अगर फिजिक्स था तो फिजिक्स का ऐसा नहीं हम बोल सकते कि हाँ इस पोर्शन से ज्यादा आ गए न्यूमेरिकल, या फिर इससे मिक्स था, +1 +2। तुमका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूले करो फिजिक्स के ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है। कोई और मिस्टेक जो स्टूडेंट को अवॉइड करनी चाहिए जो जीसीटी क्लियर करना चाहते हैं? बायोलॉजी तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, और ऐसा नहीं सोच के जाना कि 50 में से 50 आ जाएंगे बायो में, 25 आ जाएंगे केमिस्ट्री में, 75 नंबर हो गए ठीक है, तो फिजिक्स के हम 10 अटेम्प्ट कराएंगे हमारे 85 मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बायोलॉजी में चाहे बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड था, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं था, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 50 के 50 गारंटी करो कि तुम्हारे 50 के 50 ठीक हो जाएंगे, या फिर केमिस्ट्री में 25 के 25 ठीक हो जाएंगे, हो सकता है किसी के हो भी जाए, बट फिजिक्स को इग्नोर नहीं करना है। एज अ मेडिकल स्टूडेंट के हम सोचते हैं कि फिजिक्स कोई बात नहीं छोड़ लेते हैं, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, रह जाता है। हर एक चैप्टर करके जाना, फिजिक्स का कोई छोड़ना नहीं है, बिकॉज उन्होंने कोई वेटेज नहीं मेंशन करी है। फिजिक्स को भी इग्नोर नहीं करना, केमिस्ट्री तो सब कर ही लेंगे। ठीक है। ठीक है। ओके। आपने पीजीआई का भी एग्जाम दिया था दिस ईयर? हाँ दिया था। और पीजीआई जीसीटी कितना सेम या डिफरेंट है फिर? पीजीआई में ऐसा ही सारा, मतलब काफी बच्चा होता है पीजीआई में तो, बिकॉज ऑल इंडिया लेवल पर है वो भी। तो पीजीआई में थोड़ी मैंने मिस्टेक करी, शायद वो भी हो जाता अगर मैं नहीं करती, क्योंकि थोड़ी कुछ चीजें समझने में टाइम लग गया। उसमें मेरी मिस्टेक ये थी कि मैं क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करके आई। सर ने, मेरे को याद है सर ने हमें बोला भी था, अगले दिन हमारा पेपर था और सर ने एक दिन पहले बोला था कि किसी भी क्वेश्चन में तुमको
ये नहीं करना कि ईगो नहीं हर्ट करनी कि ये मैं पढ़ के आई हूँ मेरे को करके ही जाना है, पर मेरा ऐसा हो गया, मैंने कर दिया। दो क्वेश्चंस थे उसमें केमिस्ट्री में, सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चंस थे वो। तो मेरे को था इस चैप्टर पे मैंने इतना टाइम लगाया है, ये तो मैं करके ही जाऊंगी। और मैंने कम से कम उधर 20-25 मिनट खराब करे, क्योंकि वो ऑनलाइन का टाइमर साइड पे लगा होता है, तो वो खुद ही सबमिट हो जाता है पेपर। मैं इतनी इतनी ज्यादा मशरूफ हो गई वो सॉल्व करने में कि मैंने टाइमर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे बाकी क्वेश्चंस भी रहते हैं। ये मेरी मिस्टेक थी। और आई थिंक अगर कोई सुनेगा तो ये ऐसा मत करना। और जितने क्वेश्चंस सिर्फ उतने ही करके आना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है ना पीजीआई वाले में। तो बस ऐसा था, बाद में फील हुआ तो मैंने कहा चलो अब तो हो गया, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ठीक है, तभी स्टूडेंट्स को क्लासेस में कहते होते हैं कि जिद मत बनाओ, क्वेश्चन चलते जाओ फ्लो के साथ, है ना। ठीक है, मेरे को पीजीआई। याद है सर ने बोला भी था कि ऐसा मत करना, पर मैं करके आई। हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट टाइम जो ये वीडियो देख रहा है एटलीस्ट वो ये मिस्टेक ना करे, है ना। बिल्कुल नहीं करना, ईगो हर्ट नहीं करनी है कि ऐसा तो करके आए, क्यों नहीं हो रहा। तो इससे अच्छा है कि उसको टाइम रख लो, अगर बाद में बचे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद तो कर लो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, आगे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। ठीक है, ईगो नहीं पीजीआई हर्ट का करनी। एग्जाम पैटर्न वगैरह याद होएगा कुछ, कितना कैसे कैसे होते थे क्वेश्चन। टाइम में ऐसा था, इन्होंने ये बोला था जीके आएगी, इंग्लिश आएगी। जीके के तो आई थिंक 10 क्वेश्चंस थे, इंग्लिश के नियरली 15 थे, और बायोलॉजी के शायद ऐसा था 25 to 30। मतलब इसकी वेटेज आई थिंक वेरी होती है हर साल, बिकॉज ये लोग भी नहीं लिखते हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी थी, फिजिक्स ज्यादा इसकी थी, +2 की थी मेरे को। आई थिंक वो जो थे टॉपिक्स ऑल्टरनेटिंग करंट्स वगैरह, ईएमआई, उसमें से ज्यादा था, पर वो टॉपिक मुझे पसंद नहीं था। वहां पे मेरी ये भी दिक्कत थी, ये भी बच्चे करते हैं, मैंने भी किया, कि जो टॉपिक नहीं पसंद है ना, कि उसको ठीक है देख लेंगे बाद में हो जाएगा, पेपर में वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इग्नोर नहीं करो। फॉर्मूले कर लो और ग्राफ्स देख लो, ये करके जाना। ऐसा है। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक थी, बट हमें ऐसा लगा कि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ज्यादा आएगी, बट इस बार पीजीआई में फिजिकल केमिस्ट्री भी बराबर की थी। फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन थे, एक्विलिब्रियम से क्वेश्चन थे, सॉल्यूशन से क्वेश्चन थे। सॉल्यूशन से तो आई थिंक 2-3 थे, वो मोलारिटी मोलालिटी परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम, ऐसे वाले क्वेश्चन थे। कैलकुलेशंस भी थी, बट अगर तुमने प्रैक्टिस करी है तो हो जाएगा, कोई टफ नहीं है, बस वो मिस्टेक मत करना जो मैंने करी। फिर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे पीजीआई में इजी और डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा एग्जाम में। पीजीआई में ऐसा था, मतलब बायो मेरे को आती थी। बायो में एक मेरे को याद है क्वेश्चन, बायो में पीजीआई में मैंने देखे थे कि क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। 3 क्वेश्चन मैंने नोटिस करे थे, अभी उनमें से एक तो मेरे को याद है। एक उधर क्वेश्चन था एंटीबॉडी का, था कुछ एपिटोम वगैरह को लेके, अभी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, वो तो आउट ऑफ एनसीईआरटी में नहीं था, ठीक है। तो बाकी जो थे वो टोटली एनसीईआरटी से थे, वो मेरे को आते थे, तो बाकी बच्चों को भी आते ही थे, जिसको वो आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला आता था उसको सीट मिल गई। हम्म। बिकॉज जो बाकी को आता था वो तो सबको आता ही था। वो एक आधा डिफरेंट था, जिसने थोड़ी ज्यादा मेहनत करी होगी उसको वो आता था। तो केमिस्ट्री ठीक था लेवल, मतलब केमिस्ट्री इतना नहीं कह सकते, बस केमिस्ट्री में थोड़ी सी मिस्टेक जो करी मैंने। और फिजिक्स का लेवल थोड़ा मेरे को लगा थोड़ा सा हाई था, बाकी जो बीएससी नर्सिंग के बाकी एंट्रेंस है उनसे थोड़ा सा लेवल हाई था पीजीआई का। बाकी ठीक है, जो करके गया वो करके ही आएगा। बस ये टाइम मैनेज थोड़ा सा टफ हो जाता है करना, बिकॉज ऑनलाइन एग्जाम होता है पीजीआई का, और हम लोग घर पे लाइक पेन पेपर मोड में प्रैक्टिस करते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। इसलिए अगर कोई पेपर दे रहे हो या टेस्ट दे रहे हो तो 15 मिनट कम करके दो, ताकि तुम्हारा अगर उधर कंप्यूटर से करने पे तुम्हारा मतलब तुमको कोई दिक्कत ना आए, अगर तुम्हारा थोड़ा तुमको लग भी रहा है कि तुम्हारी स्पीड स्लो हो रही है माउस वगैरह यूज करते वक्त, तो वो मैनेज हो जाए। ठीक है, ओके ओके ओके। आप अभी क्या टिप्स देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो पीजीआई क्लियर करना चाहते हैं। एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। जो बायोलॉजी के एनसीईआरटी है टोटली एनसीईआरटी करना, बट एंड पीजीआई के लिए मेनली बोलूंगी, बाकी जीसीईटी और जो पीपीएमईटी है वो तो एनसीईआरटी से ही था, मैं उसमें मेरे को नहीं लगा कि वो बाहर से था।
पीजीआई का जो एग्जाम था बायोमोस पे 2-3 क्वेश्चंस थे बाहर, पर पहले अपनी एनसीईआरटी को बिल्कुल क्लियर कर लो कि कहीं से तुमसे सो रहे हो, कोई क्वेश्चन पूछे तो तुम्हें आता हो कि हाँ ठीक है इसमें ये लाइन इधर लिखी है, आती होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास इनफ टाइम है तो थोड़े से क्वेश्चंस कहीं से भी किसी कोचिंग के, जैसे सनी कोचिंग क्लासेस है। बाकी केमिस्ट्री जो थी इनऑर्गेनिक टोटली एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक भी टोटली एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक की जो रिएक्शंस वगैरह लिखी है एनसीईआरटी में वो ही करो, ठीक है। जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है वो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो एनसीईआरटी से था बिकॉज न्यूमेरिकल है वैल्यूज चेंज कर देंगे या फिर कोई फॉर्मूला फ्यूज करके करना पड़ेगा, तो उसका नहीं बोल सकते। और जो फिजिक्स है, कॉन्सेप्ट चाहिए फिजिक्स में, फिजिक्स में मेनली कॉन्सेप्ट चाहिए। और न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स ही थे मेनली, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी थे, अभी मेरे को याद नहीं है कि कितने थे बट थे। तो हो जाएगा, मतलब थोड़ा फिजिक्स कॉन्सेप्ट चाहिए फिजिक्स में पीजीआई के लिए। ठीक है ठीक है। और नीट और पीजीआई कैसे, सेम या डिफरेंट है एक दूसरे से? नीट का लेवल तो हाई है ऑब्वियसली पीजीआई से, तो बट ऐसा नहीं है कि पीजीआई को हल्के में ले कोई कि हाँ नीट हो गया तो पीजीआई भी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अपना अपना लेवल है, पीजीआई का भी लेवल है, बट नीट का तो ऑब्वियसली इनसे ज्यादा ही है लेवल। डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं नीट में। ये बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि जी हमारा नीट में आ गया स्कोर, नीट में आ गया तो हम शायद बीएससी नर्सिंग के जो एंट्रेंस हैं वो भी सारे ऐसे ही क्लियर कर लेंगे, ऐसे ही जाएंगे, हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, उसका भी एक रीजन है बिकॉज जो नीट है वो मई के मंथ में हो जाता है, कोविड की वजह से लेट वगैरह हो। पर जो ये एंट्रेंस आते हैं इनमें टाइम गैप आ जाता है, नीट के बाद टाइम गैप होता है कि हाँ थोड़ा टाइम, महीने 1.5 महीने या 2 महीने का गैप आ जाता है। तो जो नीट के जिस जिस तरह हम नीट की तैयारी कर रहे होते हैं वो ऑब्वियसली नहीं याद रहता है। अगर तुमने नीट के लिए एनसीईआरटी करी है ना, बिल्कुल तुम बोलो कि तुमको बिल्कुल आती है एनसीईआरटी, तुमसे 10 दिन बाद भी कोई पूछेगा क्वेश्चन तुम निल हो जाओगे, ये ट्रुथ है, कोई भी करके देख ले। ऐसा नहीं है कि अगर नीट में आ गया तो फिर हम लाइटली लें कि हमारा हो जाएगा, पर अगर हाँ तुम वही काम करते रहोगे, वही चीजें रिवाइज करते रहोगे, फिर तुम्हारा इजीली हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। कोई और मिस्टेक जो स्टूडेंट को अवॉइड करनी चाहिए पीजीआई की प्रेपरेशन टाइम या एग्जाम अटेम्प्ट करते टाइम? एक था जो मैंने नोटिस किया था कि केमिस्ट्री में क्वेश्चंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स मेनली, केमिस्ट्री में ऐसा था कि इनऑर्गेनिक जो थी मेरे को ऐसा, शायद मैं पढ़ा हुआ था मैंने इतनी बार, शायद मेरे को हो सकता है किसी और के लिए डिफरेंट इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस नहीं लगाए थे, हो सकता है किसी और को किसी तरह करना चाहिए। मैं खुद का बताती हूँ जो मैंने किया था। ऑर्गेनिक जो थी मैंने सिर्फ एनसीईआरटी करी थी, जितना ऑर्गेनिक एनसीईआरटी में लिखा था ना मैंने एक एक लाइन करी थी उसकी। और मतलब जो इधर कोचिंग के थे क्वेश्चंस वो किए थे मैंने। एग्जाम आने वाला हो तो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करो, मतलब ये नहीं कि एक हफ्ते पहले हम 1-1.5 महीने से कुछ और कर रहे हैं या फिर पिछले 1 साल से कुछ और कर रहे हैं, किसी से इम्प्रेस होकर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लो तो मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं, ऐसा नहीं करो। ठीक है। ओके सपना, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीपीएमईटी। पीपीएमईटी में आपका कितना रैंक और परसेंटाइल बना, प्लीज दोबारा बता दीजिए। और 99.87% आई है। ठीक है, पीपीएमईटी में रैंक कितना बताया आपने? 38? 38। ठीक है। ओके ओके। पीपीएमईटी एग्जाम बाकी सारे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से कैसे अलग है? एक तो स्टेट लेवल है, तो मतलब जैसे बाकी तो मैंने कोई दिया नहीं था, एक मैंने पीजीआई तक दिया था और एक ये जीसीईटी। तो स्टेट लेवल है, ऑल इंडिया लेवल से थोड़ा सा कम लेवल होता है, पढ़ना तो बराबर का ही पड़ता है। मतलब अगर देखे ना तो वो टफ होते हैं, इजी तो नहीं मैं बोलूंगी इसको कि कोई सोचे इजी बोल दिया है तो हम ऐसे ही जाके कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा, मॉडरेट लेवल होता है। कोई चीज टफ भी होती है इसमें और कोई चीज बहुत इजी भी चले जाती है, तो मॉडरेट लेवल होता है इसका, टफ तो नहीं, मतलब मॉडरेट, इजी भी नहीं, मॉडरेट लेवल था। ठीक है। पीपीएमईटी में क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करना चाहिए ताकि वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ले सके आपकी तरह? एनसीईआरटी एनसीईआरटी करो, और
एनसीईआरटी बायो को तो मैंने बोला कि एनसीईआरटी ही थी। जैसे आपने क्वेश्चंस करवाए थे मोस्टली ऐसे ही लग रहा था कि वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बिकॉज अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओगे तो ऐसा लगेगा एग्जाम में कि यार ये तो किया था घर पे, ये तो किया था, इसका ये आंसर है, ऐसा हो जाएगा। एक तो उससे स्पीड भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चंस करो ज्यादा से ज्यादा, बस। और वही चीजें रिवाइज करते जाओ, कोई सोर्स मत चेंज करो, एक दो सोर्सेज, ज्यादा सोर्सेज मत रखो, बिकॉज बहुत चीजें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। एक दो सोर्सेज से हो जाएगा। ठीक है। स्टडी करते टाइम बच्चे कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन होती है, स्पेशली ऑनलाइन कोर्सेज में, कि मतलब नोटिफिकेशन आए या घर पे आ गया कोई डिस्टरबेंस है, तो आप इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते थे? स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा टफ लगता था कि सुबह 7 से 10 कैसे करना है, उठना पड़ेगा। तो जो क्लासेस होती थी मैं अपने रूम में बैठ जाती थी, मैं बोल देती थी किसी ने एंटर नहीं होना है मेरे रूम में। मैं तो लैपटॉप पे लगाती थी क्लासेस, और फोन को मैं डू नॉट डिस्टर्ब पे रखती थी। फोन डू नॉट डिस्टर्ब पे ही रहता था कि उतना टाइम सारा फोकस वहीं पे रहे। कि बाद एक मेरे को ये होता था कि जितना टाइम मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रही हूँ ना, मेरे को बाद में वो टाइम निकाल के ये ना देखना पड़े कि मैम ने ये क्या बताया था या सर ने ये क्या बताया था, कि उन्हीं 3 घंटों में मेरे को खत्म करना है। बाद में अगर मेरे को देखना भी है तो मैं बस रिवाइज करने के लिए देखूंगी, वो भी मैं मार्क कर लेती थी कि ये वाला कंसेप्ट मेरे को नहीं समझ आया, या फिर मेरे को जरूरत है दोबारा से पढ़ने की, तो मैं वो मार्क कर लेती थी, मैं सिर्फ वही देखती थी। और जो क्वेश्चंस वगैरह आप करवाते थे, सर करवाते थे, मैं ऐसा करती थी कि जो पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी से मैं उसको नहीं लिखती थी। मैं सिर्फ वो पॉइंट्स लिखती थी जो मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर मेरे को नहीं आते हैं, या फिर मैंने कहीं पढ़े नहीं है। तो ऐसे मतलब स्टिक रहो अपने नोट से, सोर्सेज कम बनाओ, और फिर ऐसा हो जाएगा, मतलब सिंपल रहेगा। ठीक है, कोई कोई और भी फॉलो अपने टिप्स? डिस्ट्रैक्शन से ये होते हैं कि हम लोग ज्यादातर ये होते हैं, ऑनलाइन हम्म। क्लास होती है तो हम लोग लग जाते हैं। ऐसा स्टार्टिंग में मैंने भी किया था कि हाँ लैपटॉप पे क्लास लगी है तो चलो इधर इंस्टाग्राम देख लेते हैं, बट नहीं, लेटर रियलाइज किया कि सीट एक बार क्लियर हो जाए ना फिर यही सब करना है। तो मैं अपना फोन डू नॉट डिस्टर्ब पे रखती थी, तो फोन में साइड पे रख देती थी और फिर क्लास लगाती थी। ठीक है, ठीक है, ये अच्छा किया आपने, क्योंकि नहीं तो फिर डिस्टरबेंस होती रहनी थी। आई डू नॉट डिस्टर्ब। बाद ठीक में हो है। जाएगा जिसका भी। अभी पढ़ लेने दो ना। ठीक है, कोई और हाँ, मोस्ट फॉलो टिप्स पीपीएमटी एग्जाम के लिए? बीपीएमएटी के लिए बस हाँ एक वो भी होता है कि बच्चे ये भी इग्नोर करते हैं। मैंने ये लास्ट डेज में किया था, पहले मैंने भी इग्नोर ही किया था, कि जो इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है, इंग्लिश आता है, कि हाँ +2 पास है तो इंग्लिश तो आती है, हमारी इंग्लिश हाई है, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, या फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या ही पूछ लेंगे। तो एक तो क्वेश्चन पहले मैंने इग्नोर किया था, टू बी ऑनेस्ट मैंने इग्नोर किया था ये सब के, हाँ क्या होगा इसमें, कर लेंगे इजीली। बट जब मैंने टेस्ट में देखा ना, जो टेस्ट मैंने दिया कि हाँ इसमें कुछ लेवल है इंग्लिश का भी, तो या फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल नहीं आता होता, पहले तो पता ही नहीं था इसमें क्या होता है नर्सिंग एप्टीट्यूड। जो पॉइंट्स आपने बताए थे लिखवाए थे वो मैंने किए थे। और फिर या फिर जब थी मैंने लास्ट एक वीक में ये सब किया था। मैं जब फ्री बैठती थी जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं वो मैं एक कॉपी पे लिख लेती, मैं फटाफट से रिवाइज कर देती थी। मैं ऐसा नहीं सोचती थी कि मेरे को ये अब भी याद होने चाहिए, मैं ऐसा था कहीं भी कुछ भी फ्री बैठी हूँ बस एक बार नजर घुमा लूं कि हाँ ये लिखा है, दिमाग में बैठ जाएगा। या फिर मैंने यूट्यूब से देखे थे कुछ क्वेश्चंस नर्सिंग एप्टीट्यूड के। बट ऐसा होता है कि जब हमने एग्जाम में क्वेश्चंस देखे थे तो वो कुछ क्वेश्चंस ही थे जो हमने किए हुए थे, बट टोटली क्वेश्चंस ऐसा था कि तुम कर लोगे, अगर तुम में थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ आएगी, तो ऐसा था कि तुम कर लोगे। मतलब इनको भी इग्नोर नहीं करके जाना है, इनको भी इम्पोर्टेंस देनी है, बिकॉज ये 25 मार्क्स तो इधर से ही बन जाएंगे अगर 25 क्वेश्चंस आ गए दोनों के, तो फिर रिस्क नहीं लेना, करके जाना। ठीक है। ओके, ओके। आपके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या रोल मॉडल क्या रहा जब आप प्रेपरेशन कर रहे थे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की? इंस्पिरेशन ये था कि मतलब रोज सुबह जब उठते थे तो सर बोलते थे कि कर लो और सीट ले लो, गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, फिर जो करना है करो। मतलब सर इंस्पायर करते थे, आप इंस्पायर करते थे, मतलब यही था। नहीं तो फिर ऐसा हो जाता ना कि वही रूटीन चल रही है, पहले का पड़ा हुआ है वही, बोर हो जाता है या फिर करने का मन नहीं करता। तो मतलब ऐसा बताते थे ना सर के, ऐसा यहाँ आप बताते थे कि मतलब
ऐसा बच्चों को सीट मिलती है, इतनी फीस होती है, प्राइवेट में ऐसा है, तो ऐसा लगता था कि कॉलेज भी वही जाना है या जहाँ पे हॉस्पिटल अच्छा है, जैसे सर ने बताया था कि कुछ कॉलेजेस के हॉस्पिटल नहीं होते, तो ऐसा दिमाग में था कि वो कॉलेज लेना है जिसका हॉस्पिटल अच्छा है, कॉलेज का रैंक अच्छा है स्टेट में, तो थोड़ा सा था दिमाग में, तो फिर करते गए, हो गया। ठीक है ठीक है। एक सपना थोड़ा सा ये गाइड करो, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि जी हमारा गैप है, तो हम गैप के साथ हम पढ़ाई नहीं कर सकते, जैसे और भी कई सारे हैं जो मतलब इंक्वायरी जब करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा 2 साल का या 3 साल का गैप है, तो अब अभी हम छोड़ चुके हैं, हम पढ़ाई कैसे रिज्यूम कर सकते हैं, मतलब हम करना भी चाहते हैं बट मतलब एक स्टार्ट अप करने के लिए एक हौसला सा नहीं पड़ रहा होता। तो आप थोड़ा सा बताओ कि गैप के बाद भी कैसे पढ़ाई रिज्यूम करी जा सकती है। मेरा गैप था बट मैंने स्टडीज छोड़ी नहीं थी, यही बुक्स में कर रही थी बिकॉज मैं नीट के लिए कर रही थी, बट मेरा गवर्नमेंट में नहीं हुआ, तो फिर इसलिए मुझे लगा ये बेटर ऑप्शन है। उसके बाद पैरामेडिकल्स में यही बेटर ऑप्शन है, बीएससी नर्सिंग। मतलब मेरी किताबें ऐसा नहीं था कि मैंने काफी सालों बाद पढ़ी है, मैंने साथ साथ पढ़ती थी मैं। तो अगर कोई है ऐसा कि उसको लगे कि हाँ 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, एक तो ऐसा नहीं, अगर ऐसे वाला कोई है कि हाँ उसका इतना गैप है और उसने बिल्कुल नहीं पढ़ी, मैंने तो खैर मैं पढ़ रही थी, बट अगर ऐसा कोई है तो वो ऐसा नहीं करे कि अगर जैसे अभी हम लोगों ने अगस्त में पेपर दिया था, आई थिंक अगस्त नहीं, जुलाई एंड या अगस्त जब भी पेपर था, कि वो 1 महीना पहला सोच रहा है कि मेरा मैं पढ़ूं और मेरा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कम से कम आई थिंक 6 मंथ से 8 मंथ्स वो एनसीईआरटी बेसिक बेसिक से स्टार्ट करे, पहले अपनी थ्योरी ठीक करे, बिकॉज गैप है तो ऐसा लगता है कि कुछ भी है नहीं दिमाग में। अभी 1 महीने बाद हम लोग पढ़ेंगे शायद ये, तो हमें भी ऐसा ही लगेगा कि पहले थ्योरी क्लियर कर लो, कोई ऐसा कोई टीचर यूट्यूब या फिर कोचिंग ऐसे ज्वाइन कर लो जो तुम्हारा तुम्हारा हेल्प करे कि मतलब तुम अपनी थ्योरी सही कर सको। जब तुम्हें लगे कि किसी लेवल में तुम थ्योरी में ठीक हो गए तो फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ऐसा नहीं करो कि तुम इतने साल बाद आ रहे हो और तुम सीधा क्वेश्चंस पे बैठ गए और क्वेश्चंस नेगेटिव में जाएंगे। तो इसलिए पहले थ्योरी ठीक करो, फिर क्वेश्चंस करो, हो जाएगा, इतना कोई ज्यादा टफ नहीं है, ये मॉडरेट लेवल है पीपीएमएमटी का तो। ठीक है। पीपीएमटी का एग्जाम जैसे दिस ईयर पोस्टपोन भी कई बार हो, 2 बारी पोस्टपोन हुआ और ये फाइनल एग्जाम जाके मिड अगस्त में हुआ। तो जब तक आपकी पहले बात हुई थी क्लासेस की एग्जाम तक, तभी तक आपकी क्लासेस चली, या जब एग्जाम पोस्टपोन हुआ फाइनली मिड अगस्त में एग्जाम हुआ तब तक क्लासेस चलती रही? नहीं, मिड आई थिंक एक दिन पहले तक तो हमारी सर से बात हुई है, सुबह पेपर था और शाम को सर से बात कर रहे थे हम लोग। मतलब ऐसा नहीं था कि अगर पेपर पोस्टपोन हुआ है तो या सर ने हमें छोड़ा हो या आपने हमें छोड़ा हो, क्लासेस तो लास्ट डे तक लगी है। मुझे याद है हम सर को बोल रहे थे कि हमें छोड़ दो, हमें रिवाइज करना है। आपको भी हम लोग बोल रहे थे कि प्लीज हमें छोड़िए, हमें पढ़ना है, क्वेश्चंस करवा रहे थे कि ये कॉन्सेप्ट देख लो। लास्ट डे तक ये चल रहा था और मैं बोल रही थी मम्मी को, मम्मी रिवाइज कब करेंगे? तो फिर लास्ट तक टीचर्स साथ थे, टीचर्स की तरफ से कोई कमी नहीं थी। इवन पेपर के बाद भी सारा कुछ काउंसलिंग वगैरह भी आपने गाइड करी है, अभी तक कर रहे हो सर ने, और आपने बोला ही था कि जब तक कॉलेज नहीं पहुंच जाते हम लोग आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो वो कायम है चीज। हाँ ठीक है जी। ठीक है ठीक है। ओके ओके, आपके अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट पेपर का कितना रोल होता है जब हम एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं? मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कोई भी हम लोग क्वेश्चंस करी जा रहे हैं, मेरे को पता चल जाएगा, मैं कोई भी क्वेश्चन कर रही हूँ, हाँ ठीक है ये मेरा गलत हो गया, मैं साइड पे लिख लूंगी ये मेरी मिस्टेक है, तो नेक्स्ट टाइम मैं वो ध्यान में रखूंगी कि ये ना करूं। बट क्वेश्चंस में जो मॉक टेस्ट होते हैं उनमें क्वेश्चंस डिफरेंट आते हैं, जो तुम लोग कर रहे हो उससे डिफरेंट होते हैं, तुमको पता चलता है कि तुम अपनी मेमोरी में कितना रिटेन कर पा रहे हो, या तुम मतलब कितना, जब एग्जाम होगा तो तुम वहां पे कितना दे के आ सकते हो अपनी परफॉर्मेंस। तो इसलिए मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोचिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट, तो इसलिए मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं। ठीक है ठीक है। आपकी क्या डेली रूटीन होती थी, आप टाइम मैनेज कैसे करते थे, कितने घंटे की क्लास, कितने घंटे सेल्फ स्टडी? मैं जैसे 7 बजे होती थी तो मैं कई बार तो 6:30 उठती थी, कई बार पौने 7 उठती थी, सीधे मतलब क्लास लगाते थे। जैसे ऐसा होता था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जैसे क्लास ओवर होती थी ठीक है, ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं 11 बजे बैठ जाती थी।
11 से 1 मेरी ये रूटीन थी। शायद मैंने ये रूटीन नहीं मिस करी है, इसलिए मेरे को सीट मिल गई है। ये रूटीन थी कि 11 से 1 मेरे को वो करना है जो आपने 3 घंटे में क्लास करवाई है, जो मैंने नोटबुक में लिखा है, चाहे वो मेरे को आता है नहीं आता है, जो मैंने लिखा है ना कि मेरे को ये चीज करनी है देखनी है, तो मैं वो 2 घंटे में सारा कवर करती थी। बिकॉज जो 3 घंटे की क्लास होती थी ना, जैसे सर क्वेश्चंस करवाते थे या आप करवाते थे, तो जैसे मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा था, सर क्वेश्चन दे देते थे, सर 1 या 2 मिनट देते थे कि तुम लोग देखो, तो मैं वो उधर ट्राई करती थी कि मेरा हो जाए, उधर ही क्वेश्चन सॉल्व हो। तो जो नहीं होता था सर तो बता देते थे, बट मैं उसको मार्क करके रख लेती थी कि जो 11 से 1 मैं टाइम दे रही हूँ मेरे को वो चीज करनी है उधर। तो वो मेरा ऐसा हो जाता था, ऐसा नहीं था कि लास्ट डे में मैं सोचती थी कि जो टेस्ट लिए हैं या क्वेश्चंस करवाए हैं टीचर्स ने वो मेरे पड़े रह गए। तो 11 से 1 मैं ये करती थी, फिर 1 से 2 ब्रेक ले लेती थी, फिर 2 बजे मैं बैठती थी। तो पहले तो मैं अपनी बायोलॉजी करती थी 2 या 3 घंटे, मैं सोच लेती थी कि आज मेरे को 3 या 4 चैप्टर रिवाइज करने हैं, तो वो कर देती थी। बायोलॉजी के मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस किए थे, बट जब हफ्ता रह गया था, 1 वीक रह गया था, तब मैंने, क्योंकि मेरे को बायोलॉजी पे ट्रस्ट था अपने पे कि हाँ मेरे को आती है ये, तो मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने बंद कर दिए थे। हो सकता है ये चीज मेरे लिए वर्कआउट करी, किसी और के लिए ना करी हो सकता है किसी और को लास्ट मोमेंट तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हो। ठीक है, तो ऐसा करती थी। उसके बाद मैं अपना वो करती थी, केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक और फिजिकल करती थी। ऑर्गेनिक को मैं, ऑर्गेनिक ऐसा रखती थी कि मैं, पहले मैं फिजिक्स का बता देती हूँ। फिजिक्स में कर लेती थी लाइक 6 से 10 में, को फिजिक्स के लिए ज्यादा टाइम चाहिए होता था। फिर उसके बाद जो रात में टाइम बचता था ना, 10 से 11, वो करती थी मैं कभी कभी नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश वगैरह ये कर लेती थी। तो मेरे को होता था मैं अभी 3 4 घंटे सो जाऊं, 11 से 3 या फिर 4 बजे तक सो के सुबह उठकर, मतलब ये रूटीन मेरी डेली की नहीं थी कि ऑर्गेनिक की, कि मैं एनसीईआरटी करूं, क्योंकि मेरे को ऑर्गेनिक जो है वो मेरे को सुबह ही होती थी। मतलब इतना टाइम देना पड़ेगा, एटलीस्ट हो सकता है कोई बच्चा पूरा साल से प्रिपेयर कर रहा हो तो उसको कम टाइम देना पड़े, वो हो सकता है 6 7 घंटे दे तो उसका हो जाए। पर लास्ट मोमेंट पे थोड़ा नीट के बाद थोड़ा गैप आ गया था, मस्ती वगैरह करने लग गए थे, तो 1 महीना जब रह गया था तो मेरी ये रूटीन थी ये रूटीन ऑनेस्टली 12 से 13 घंटे करना ही पड़ेगा। तो ऐसा मैनेज हो गया था। ठीक है। बस ये नहीं करना, जो टेस्ट दिए हैं उसमें जो मिस्टेक्स है उनको एनालाइज नहीं करना, तो फिर टेस्ट लेने का कोई फायदा नहीं है। उनको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिए ना लिए फिर बराबर ही है। ठीक है, बिगेस्ट फियर क्या था जब आप तैयारी कर रहे थे तो? बिगेस्ट फिर ये था कि मतलब इस चीज का डर है, अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, मतलब अगर नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे घर पे कि ये भी नहीं हुआ। तो ऐसा फियर था। पर अगर तुम ऑनेस्टली अपनी प्रिपरेशन करते हो तो फिर जब कॉन्फिडेंस खुद बन जाता है एट द एंड, फिर होता है कि हाँ ठीक है हो जाएगा। एंड में पता चलता है ये, क्योंकि एंड में पता चल जाता है पेपर से पहले कि हाँ ठीक है कैसी प्रिपरेशन है, तो अगर तुम कंटिन्यूअसली करते रहोगे तो तुम्हारा बिल्कुल इजीली हो जाएगा। ठीक है, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस सनी कोचिंग क्लासेस के साथ कैसा रहा? बढ़िया था, मतलब ऐसा नहीं था कि क्लास में ही टीचर्स हैं तो क्लासेस के बाद भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती थी कर लेते थे फोन, इवन मैं तो करती थी कि ये बता दो ये कैसे हो गया, ये कॉन्सेप्ट कैसा गया। मतलब ऐसा नहीं है कि क्लास का क्लास में ही रह जाएगा, अगर तुमको दिक्कत है तो टीचर्स बाद में भी बताते हैं। इवन क्लास में भी पूरी क्लास होने के बाद भी डाउट्स पूछते थे कि डाउट्स बता दो या कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो बढ़िया था, ओवरऑल एक्सपीरियंस बेस्ट था, बढ़िया था। ठीक है, जब आपने ज्वाइन किया तो आपकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी, क्या वो सारी फुलफिल हो गई यहाँ पे? हाँ, क्योंकि मैंने ना सनी कोचिंग क्लासेस, चाहे मैं पंजाब से, मेरे को नहीं पता था, मैंने यूट्यूब पे रैंडमली देखा था। तो मैंने व्हाट्सएप पे शायद मैसेज किया था, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम मैसेज किया तब बोल रहे थे कि नहीं अभी तो टेस्ट अवेलेबल नहीं है। तो फिर शायद कोई वीडियो, आप ही की वीडियो थी तो मैंने वो देखी, तो तब से अवेलेबल थे। तो मैंने कॉल किया था, तो बात हुई, थोड़ा फील हुआ कि यार ऑनलाइन है जा नहीं सकते, तो मतलब टीचर से मिले तो है नहीं, पता नहीं कैसा होगा। पर जब बात हुई इवन फोन पे तो लगा कि नहीं अच्छा ही जाएगा, तो फिर क्लासेस में पता चलता रहा, मतलब बढ़िया है। ठीक है, ठीक है। आपका फ्यूचर प्लान्स अभी क्या है? नेक्स्ट क्या सोचा है? भी फिलहाल ये है, मतलब
जाएंगे, अभी एडमिशन मिल जाएगी बिकॉज अलॉट हो गया है कॉलेज। तो बीएससी नर्सिंग के बाद देखेंगे शायद फॉरेन, ठीक है ठीक। फॉरेन इंग्लिश। ओके ओके, आपने वैसे नर्सिंग को क्यों प्रेफर किया? प्लस टू मेडिकल के बाद तो और भी ऑप्शंस हैं। मेरे को ये लगा कि एक जैसे एक था कि मतलब बाकी कोर्सेज से ज्यादा रिस्पेक्टफुल या फिर बोल लो फाइनेंशियली ज्यादा सपोर्ट करने वाला नर्सिंग है। और इवन ये था कि हाँ ठीक है, फैमिली के मेंबर्स फॉरेन जा रहे हैं तो फिर एक ऐसा कोई कोर्स चूज करना है जिसका फ्यूचर फॉरेन में भी है। तो मेरा तो यही रीजन था कि हाँ ठीक है, रिस्पेक्टफुल भी है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगा और फॉरेन में भी फ्यूचर है, तो इसलिए। ठीक है, ड्यूरिंग जर्नी क्या रोल रहा आपके फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव्स का? बस मैं ये बोल देती थी कि मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना है किसी ने बिकॉज ऐसा था, ऐसी चीजें हर कोई फेस करता है, हर कोई स्टूडेंट फेस करता है जो ऑनलाइन में है ना मेनली, कि हम्म। ऑनलाइन क्लास लगाते वक्त घर में बैठे हो तो मतलब डिस्टर्ब करते हैं, सिबलिंग्स डिस्टर्ब करते हैं। तो मेरे को मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर है छोटी, उसने बहुत सपोर्ट किया, मेरे को कोई डिस्टरबेंस नहीं थी। मतलब वो कभी ऐसा होता था कि फैड अप हो जाते थे कि यार पता नहीं क्या है, वही पढ़े जा रहे हैं, वही किताबें हैं, होना है नहीं होना है। तो वो जैसे टीचर्स मोटिवेट करते थे, पेरेंट्स सिबलिंग्स सब मोटिवेट करते कि कोई बात नहीं हो जाएगा। बढ़िया था, बढ़िया सपोर्ट किया सबने। ठीक है। आपकी वैसे कुछ थी एक्सपेक्टेशन कि इतना रिजल्ट आ जाएगा? एक्सपेक्टेड से ज्यादा मिला या कम मिला रिजल्ट? एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिला। मेरे को ये था कि मतलब ठीक है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, 6 गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई भी मिल जाए। पर हाँ कहीं ना कहीं ये था कि यार पटियाला मिल जाए, पटियाला नंबर 1 पे है, तो पटियाला मिल जाए तो क्या ही बात है। पीपीएमटी एग्जाम है वो आपके अकॉर्डिंग किस लेवल का एग्जाम है? मॉडरेट लेवल है, टफ तो नहीं, ये भी नहीं है कि हल्के में नहीं लेना, मॉडरेट लेवल है। मॉडरेट लेवल है, ठीक है ठीक है। और कोई टिप्स आप देना चाहो स्टूडेंट्स को जो पीपीएमटी क्लियर करना चाहते हैं? बस अपने कॉन्सेप्ट पे काम करना, एनसीईआरटी ही आती है पीपीएमटी में, और मतलब रिवाइज करते रहना, मेनली यही है। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। बच्चों को ये डाउट होता है कि हम कंसिस्टेंट कैसे रहें? अब ये आपसे ज्यादा और कौन जान सकता है, क्योंकि गैप भी था, फिर इतना टाइम मतलब स्टडी के रिलेटेड करते रहे है ना, तो हाउ टू बी कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंसी के बिना तो नहीं होगा, कोई भी एंट्रेंस हो कंसिस्टेंसी के बिना तो नहीं होगा। तो ऐसा मेरा ऐसा था कि हाँ, अगर हफ्ते में हम लोग पढ़ रहे हैं पूरे 7 7 दिन है, तो मैं जो 5 या 6 दिन होते थे मैं ब्रेक नहीं लेती थी। मतलब नॉर्मल रहता था कि हाँ पढ़ाई और खाना पीना और सोना, इसके अलावा कोई काम नहीं था। पर जो एक दिन में रख लेती थी कि हाँ मेरे को 2 3 घंटे मूवी देखनी है, या फिर मैं कोई के ड्रामा वगैरह कुछ देख लेती थी। तो ऐसा अपनी ब्रेक रिवॉर्ड रख लो अपने लिए कि हाँ मैं ये मूवी देखूंगा या ब्रेक लूंगा, रोज नहीं, क्योंकि रोज करोगे तो कोई और है जो तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसका टाइम पढ़ाई में जाएगा और तुम्हारा में बिल्कुल चला बिल्कुल। जाएगा। हम्म। तो इससे बेटर ये है, 5 से ज्यादा जरूरत नहीं होती है, एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर चाहे कहीं भी घूम के आना, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है। आपने वैसे पटियाला वाले कॉलेज को ही फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों दी, और वही आपको अलॉट हुआ है? जैसे बाकी भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जैसे फरीदकोट या अमृतसर, तो आपने उन दोनों से इसे क्यों प्रेफर किया? और लाइक एमबीबीएस और पीजी भी वहां पे है, उसकी वैल्यू ज्यादा थी बाकी से। हाँ अमृतसर में भी है, बट सुनने में था हमेशा से कि पटियाला ज्यादा बेटर है। तो अगर अमृतसर में भी होता तो मैं अमृतसर ले लेती, पटियाला और अमृतसर इक्वल ही है, बट मेरा था कि हाँ मुझे पटियाला चाहिए, तो वो मेरा मिल गया मुझे। ठीक है ठीक है। ओके ओके। तो ओके, और कोई टिप पीपीएमटी के लिए, मतलब कितना का रोल होता है गाइडेंस का, या मतलब स्टडी मटेरियल का, या टीचर्स का कितना कंट्रीब्यूशन होती है? सबसे पहले तो मतलब टीचर्स सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कोई भी एंट्रेंस देना टीचर्स को एक्सपीरियंस है, हम तो एक बार ही देंगे या फिर मतलब हर कोई फर्स्ट टाइम में देता है एंट्रेंस। तो मतलब टीचर्स सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि तुमको ऐसा लगे टीचर्स कि तुम कभी भी कोई भी चीज तुमको, चाहे फिर वो पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आए, या फिर कई बार हो जाता है कि पढ़ते पढ़ते ऐसा होता है जब आसपास वालों के मार्क्स आते हैं कि अब नहीं हो रहा, मेरा नहीं होगा, तो ऐसे टीचर्स होने चाहिए जो तुम्हें गाइड करें, तुम्हें मोटिवेट करें, ठीक है। तो उसके बाद टीचर्स के बाद ऐसा होता है कि हम अगर कोई जैसे कोचिंग ले रहे हैं,
तो ऑनलाइन सोर्सेज भी बहुत अवेलेबल होते हैं। हम घूमते हैं कि कभी ये वाला टॉपिक इधर से भी कर लिया, अब मैं भाग के उधर के क्वेश्चंस भी करके आता हूँ, अभी मैं देखता हूँ मेरे पास कोई किताब पड़ी है तो वो भी, ऐसा नहीं करना है। एक या दो सोर्सेज से ज्यादा नहीं रखें, क्योंकि चांसेस कम हो जाते हैं। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ, तो सोर्सेस कम रखने। टीचर्स टीचर्स से ज्यादा घुल मिलना, मतलब कि पढ़ाई के मामले में तो टीचर्स बेटर ही हो, मतलब कि जो तुम्हें तुम्हें समझते हो कि हाँ तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही है तो तुम्हारे लिए अवेलेबल हो, ठीक है। ऐसा मतलब टीचर्स। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने ऑनलाइन ज्वाइन किया, तो ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती? डाउट क्लियरेंस और जो समझ आ जाता है क्लासेस में, कैसे होता है सब? कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे को शुरू में लगा था कि जैसे ऑनलाइन है, पता नहीं हमारे डाउट्स लेंगे या नहीं लेंगे, या फिर जैसे हम, कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन क्लास नहीं लगा पाते तो कैसा मैनेज होगा। तो ऐसा था कि अगर डाउट्स थे तो साथ ही में हम लोग कमेंट्स कर देते थे, या फिर बाद में मैसेज करके पूछ लेते थे। या फिर कई बार मेरा तो ऐसा हुआ था, मैं हेल्थ नहीं ठीक थी, मेरा मिस भी हुए थे एक दो क्लासेस, बट टीचर्स रियली नाइस थे, आप भी और सर भी। तो मेरे को याद है मैंने बोला था कि मैं नहीं लगा पाऊंगी, तो आपने मेरी हेल्प करी थी कि हाँ अगर टीचर्स है हेल्प करने वाले तो मतलब बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा ठीक रहेगा, फिर मतलब कर लेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। फ्यूचर प्लान्स में आपने बीएससी नर्सिंग के बाद जैसे कह रहे हो यहाँ या फॉरेन का, यही सोचा है ना? हम्म। ओके पहले ओके। तो मैं, ऑप्शन तो मैंने ये रखी है कि मैं फॉरेन, बिकॉज मेरी सिस्टर है इंग्लैंड में और सारी मोस्टली फैमिली फॉरेन में है। तो फॉरेन का देखेंगे, अगर नहीं बाई चांस अगर कोई माइंड में आया तो एक मैं ये भी सोच रही हूँ, थोड़ा अभी मैं श्योर नहीं हूँ, कहीं मतलब होता है ना कि हाँ ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कुछ प्लान सोचा भी। है, तो मैं यूपीएससी में है। तो अगर इन फ्यूचर लगा कि हाँ ठीक है, अभी 4 साल है, तो अगर कभी लगा कि हाँ ठीक है यूपीएससी में करना चाहिए तो मैं वो भी ट्राई करूंगी एक बार। नहीं तो फॉरेन तो है ही, या फिर इधर कुछ भी कर सकते हैं, काफी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। ठीक है, ठीक। ओके ओके, क्या हम आपके वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं? यस मैम। यस। ठीक है, ठीक है। ओके ओके, कुछ और आप शेयर करना चाहो अपने एक्सपीरियंस बेस, या कुछ और टिप जूनियर्स को, कुछ भी? बस मैम यही कि एनसीईआरटी तो नहीं छोड़नी है। मतलब ऐसा हो जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री करते करते हम लोग कई बार फिजिक्स पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं, कई बार केमिस्ट्री भी छूट जाती है, मतलब तीनों सब्जेक्ट बैलेंस करने हैं। ये तो बिल्कुल नहीं सोचना कि बायोलॉजी पढ़ ली है, चाहे 4 बार पढ़ ली है, थ्योरी 4 बार पढ़ ली है तो आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बायो में बायो के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। मतलब तुमको ट्रस्ट होना चाहिए कि तुम्हारा ये, तुम्हें अगर लगे कि हाँ अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तुम हैंडल कर लोगे, तो फिर देख लो, तुम किसी भी दो सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस कर लो। तीनों सब्जेक्ट बराबर रखने हैं, किसी दो पे अगर तुम पूरे नंबर भी ले आओगे तो भी सीट नहीं मिलेगी, ठीक है, ठीक है। ऐसा भी है। जी जी जी, ओके ओके, थैंक यू सो मच सपना, अपना इतना टाइम देने के लिए। हम यही प्रे करते हैं कि आप आगे से भी अपने डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंचो। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच थैंक एंड यू। नाइस टू मीट यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक ओके ओके।